हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। मेरा नाम संदीप यादव है और हम आज क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। पहले 5 चैप्टर्स पिछले की 5 वीडियोस में मैंने बनाया है। जिसने भी नहीं देखा है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें देख सकता है। तो अभी तक के जो 5 चैप्टर्स हो चुके हैं उनका नाम है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ, मैप्स एंड मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अभी हम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ा है। पहला है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज वो फिजिकल एंटिटी होती है जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है। अब ये एंटिटीज सिंगल भी हो सकती हैं या एसोसिएशन भी हो सकती हैं। सिंगल मतलब प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, जो भी हमारे प्लानिटरी सिस्टम या फिर हमारे यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है। एसोसिएशन वो होते हैं जो ग्रुप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिटरी सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें 8 प्लैनेट हैं, एक सन है, इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। या फिर हम गैलेक्सी की बात करें जहाँ मिलियंस ऑफ प्लानिटरी सिस्टम का एसोसिएशन होता है। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा या फिर मिल्की वे है। नेक्स्ट प्लानिटरी सिस्टम। प्लानिटरी सिस्टम ये एसोसिएशन है सेलेस्टियल बॉडीज़ का, जिसमें एक सेंट्रल स्टार होता है जिसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसका ऑर्बिट लगाते हैं। ऑर्बिट में उसका एक चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे जो भी एसोसिएशन है जो कि एक स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एग्जिस्ट करते हैं उसे हम प्लानिटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे प्लानिटरी सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं प्लस जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं जो हमारे सन का रेवोल्यूशन कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये एक टोटल मिला के सिस्टम है। ऐसे ही जो दूसरे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम प्लानिटरी सिस्टम बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो हमें रात में दिखाई देता है और हमें लगता है कि वो एक फिगर फॉर्म कर रहे हैं या एक पिक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे हज़ारों करोड़ों कॉन्स्टलेशंस हैं। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं वो है उर्सा मेजर या फिर जिसे हम बिग बेयर बोलते हैं। इस बिग बेयर का ही पार्ट है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, जो कि हेल्पफुल होता है नॉर्थ स्टार की पोजीशन को पता करने में। इसके अलावा स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन है, ओरायन कॉन्स्टलेशन है और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट जियोइड। जियोइड हमारा अर्थ का शेप होता है। जैसा मैंने आपको लगभग हर वीडियो में बताया है कि हमारी अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ये जो मिडिल ऑफ अर्थ है हमारा वो बल्ज्ड आउट है, मतलब बीच से वो चौड़ा है और टॉप एंड बॉटम से फ्लैटेंड है। इसकी वजह से जो शेप बनता है इसे हम जियोइड शेप कहते हैं। नेक्स्ट लैटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे हैं। ये एक्चुअली में इमेजिनरी लाइंस हैं, इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोकेशन को सही से पता कर सकें। सिर्फ लैटिट्यूड से हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर जगह की हम पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते, तो हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं मिनिमम। तो लैटिट्यूड्स हमारे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स हो गए और लॉन्गिट्यूड्स ये वर्टिकल जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लैटिट्यूड से हम नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। ये हमारे अर्थ को एकदम बीचों बीच से 2 पार्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारे अर्थ को ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। खासकर जो 0 + 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर हम बात करें, 0 डिग्री होता है हमारा प्राइम मेरिडियन और ये होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। आपको इसके बारे में ज़्यादातर जानना है तो हमारे 3rd चैप्टर में आप देख सकते हैं, सॉरी 2nd चैप्टर में आप देख सकते हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 3rd है टॉरिड जोन। जब हम लैटिट्यूड से अर्थ को डिवाइड करते हैं तो बीच में ये होता है इक्वेटर, उसके ऊपर और नीचे यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है इसे टॉरिड जोन बोलता है।
इसे टॉरॉइड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी पोर्शन में सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड फॉल करती है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली हाइयर होता है रेदर देन रेस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक हमारा टॉरॉइड जोन है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ ये होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ ये होता है टेम्परेट जोन। क्योंकि टेम्परेट जोन में जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो सन रेज से थोड़ी स्लैंटेड पोजीशन में होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमारे टॉरॉइड जोन के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए यहाँ के टेम्परेचर को हम मॉडरेट बोलते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम टेम्परेट जोन है। नेक्स्ट थर्ड फ्रिजिड जोन, अब 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, मतलब हम साउथ पोल में चले गए, ये जो रीजन होता है इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं या अंटार्कटिक जोन। यही नॉर्थ में जो 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ का जो रीजन है इसे भी हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ये होता है हमारा आर्कटिक रीजन। अब ये जो रीजन्स हैं इनमें अर्थ की सरफेस बहुत ज़्यादा स्टीप है, इसकी वजह से बहुत कम सनलाइट इस पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इसीलिए जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और इसके आसपास की हैं जो कि फ्रिजिड जोन में आती हैं, यहाँ पे आइस शीट आपको मिलेगी, क्योंकि सनरेज बहुत कम है तो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स हमारा साल में 2 बार आता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इक्विनॉक्स वो कंडीशन होती है जब सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं हमारे इक्वेटर पे, जो कि है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस कंडीशन में क्या होता है, डे और नाइट का जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। समर सॉल्स्टिस जो कि 21 जून को पड़ता है, ये तब पड़ता है जब सन रेज हमारी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। इससे क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करता है, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाइयर होता है विद रिस्पेक्ट टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो इससे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर चलता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है समर सॉल्स्टिस, और सदर्न डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से यहाँ विंटर पड़ता है। वहीं इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है 22 दिसंबर को, जिसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पे इस टाइम समर होता है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सनलाइट कम होने की वजह से टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे हमारा इस समय विंटर चल रहा होता है, इसीलिए इसका नाम विंटर सॉल्स्टिस है। ये जो दोनों नाम हैं ये विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे कैसी कंडीशन है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है रेदर देन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट मैप्स, मैप्स आपके 2D ड्राइंग्स होती हैं जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू या तो वो हमारे फिजिकल फीचर्स से हो या पॉलिटिकल फीचर्स से हो या थीमेटिक्स से हो, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो या फिर क्रॉप हो, तो ऐसी जब हमें इंफॉर्मेशन को हमें किसी 2D डायग्राम में या 2D सरफेस पे हमें जब प्लॉट करना होता है तो हम मैप्स बनाते हैं। अब इसमें फिजिकल मैप्स होते हैं वो जो फिजिकल फीचर ऑफ आवर अर्थ को कैप्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। पॉलिटिकल वो मैप्स होते हैं जो हमारी एरिया की बाउंड्री को, चाहे वो स्टेट बाउंड्री हो, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो, इसको शो करते हैं। थर्ड है थीमेटिक। थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, लाइक रेनफॉल, फॉरेस्ट कवर एक्सेट्रा। स्केल, हम जो भी मैप बनाते हैं वो स्केल में बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसको आप आसानी तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हमें पूरे इंडिया में ये पता करना है कि किन जगहों पे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, किन जगहों पे कम है, तो या तो एक रास्ता ये है कि हम पूरे इंडिया के बराबर का एक पेपर लें, उसे रखें, उस पर हम पूरी बाउंड्री ड्रॉ करें और फिर वो एरिया बताएं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब इतने बड़े पेपर को आप संभाल सकते नहीं, उससे बड़ी बात इतना बड़ा पेपर लाएंगे कहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को एक छोटे A4 पेपर पे उतार लेते हैं। अब उसको हमें एग्जैक्टली सेम स्केल में उतारना होता है, नहीं तो अगर हम उस चीज़ को हम पूरे एक्चुअल इंडिया के हिसाब से अगर हम
कवर करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर हम उसे रफ बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को लेके उसको स्केल कर देते हैं। अब डिस्टेंस की स्केलिंग का मतलब ये है कि मान लो दिल्ली टू हमें लखनऊ की दूरी पता है, ये एक्चुअल में है 500 किलोमीटर, बट 500 किलोमीटर चौड़ा पेपर तो है नहीं आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इस 500 किलोमीटर की स्केल कर देंगे। हम कैसे स्केल करेंगे, ये हमारा एक्चुअल डायमेंशन है 500 किलोमीटर और हमारे पेपर पे हमने इसे 5 सेंटीमीटर से दिखा दिया, तो हमारी स्केलिंग ये 100 की होगी। तो इससे क्या होता है कि इस 500 की स्केलिंग की वजह से अब ये 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम कोई दूसरी दूरी देखेंगे, जैसे कानपुर टू लखनऊ अगर हम देखते हैं जो कि 100 किलोमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो हमारे सारे डायमेंशंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन 100 टाइम्स स्मॉलर हो जाएंगे, तो हम उसे एक छोटे पेपर पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है स्केलिंग का। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें हम स्केल डाउन कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी 500 किलोमीटर्स को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं क्योंकि हम स्केल को स्मॉल कर रहे हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल मैप्स की भी ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई बहुत छोटा एरिया, जैसे मान लीजिए आप अपने विलेज के बारे में हम स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 50 मीटर्स को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही छोटी स्केलिंग हो गई, जिसकी वजह से इन्हें हम लार्ज स्केल्स बोलते हैं। क्योंकि अगर हम स्मॉल स्केल मैप की बात करें और लार्ज स्केल मैप की बात करें, तो स्मॉल स्केल मैप में एरिया बहुत बड़ा होता है जिसे हम छोटे से पेपर पे स्केल डाउन कर रहे होते हैं, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। जबकि लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि हमें एक बहुत छोटा एरिया होता है जिसे हमें बहुत बड़े से पेज पे दिखाना होता है, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसलिए लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं उसमें जो कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर। हम सब ने अपना अर्थ देखा हुआ है। लिथोस्फीयर वो पोर्शन होता है हमारे अर्थ का जिसपे हम रहते हैं। ये सॉलिड पोर्शन है, जैसे हमारे नीचे की धरती। सेकंड, एटमॉस्फेयर। ये गैसियस फेज है हमारे अर्थ का। जितनी भी एयर हो गई जो हमें सराउंड करती है, ये पूरा एटमॉस्फेयर में आता है। एटमॉस्फेयर को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट, और ये सारा कुछ गैसियस फेज में होता है। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। ये हमारा वाटर से रिलेटेड जो भी वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें ये तीनों फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज मीन्स आइस जो कि हमारे पोल्स पे हैं, या गैसियस फॉर्म जो कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉइस्चर जिसे हम बोलते हैं। तो इन तीनों को जब हम मिला लेते हैं, लिक्विड का एग्जांपल हो गया ओशंस, रिवर्स एक्सेट्रा, तो ये हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। इसके अलावा हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, और 5 ओशंस। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना 7th चैप्टर जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब जैसा हम अपने आसपास देखते हैं कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो सेम नहीं है हर जगह। यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस पे हम रह रहे हैं, ये जो सॉलिड सरफेस है ये लिथोस्फीयर है। तो ये लिथोस्फीयर कई कई जगह पे एकदम फ्लैट है, जैसे कि आप यूपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, या फिर किसी भी आप इंडिया के सदर्न पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको फ्लैट मिलेगा। वहीं पे अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाएं, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड चले जाएं, तो आपको वहाँ हिल्स मिलेंगी। तो क्या है, हमारा जो लिथोस्फीयर का शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी वहाँ के इन्वायरमेंट की कंडीशंस और रहने के लिए जो दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लैंडफॉर्म्स का हमारे ह्यूमन सेटलमेंट का बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। अब ये लैंडफॉर्म अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है ये बनते होंगे। अब इनके बनने की 2 वजह हैं। फर्स्ट है इंटरनल प्रोसेस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। पहले इंटरनल प्रोसेस देखते हैं। इंटरनल प्रोसेस शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, या तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि हम जिस सॉलिड सरफेस पे हम रहते हैं, हमारे घर बने हुए हैं, हम चलते हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और ये मूव कहाँ कर रहा है, ये जो हमारी सॉलिड सरफेस है ये कुछ 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स ही चौड़ी है। इसके नीचे हमारा मैग्मा प्रेजेंट है। मैग्मा हमारा
सेमी मोल्टन फॉर्म लिक्विड है जो कि लगातार बह रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है जिससे ये लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारी अर्थ का लिथोस्फीयर है प्लस एस्थेनोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर कैसे डिवाइड होता है ये हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए, जो ऊपर की लेयर है जिसपे हम रहते हैं, ये इस मोल्टन मैग्मा पे फ्लोट कर रही होती है। अब क्या होता है कि ये जो हमारी सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारी प्लेट्स से बनी हुई है, ये सिंगल प्लेट नहीं है। तो ये जो सॉलिड पोर्शन आप देख रहे हैं इन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। अब हमारे अर्थ पे नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो क्या होता है कि कुछ प्लेट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ प्लेट्स की डेंसिटी कम होती है। अब इससे होगा क्या कि जिन प्लेट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो जब टकराएंगी आपस में, मान लो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 2 की डेंसिटी कम है, प्लेट नंबर 1 की डेंसिटी ज़्यादा है। तो प्लेट नंबर 1 की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा भारी होगी। तो क्या होगा, मान लो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक टाइम ये आएगा कि जब ये आपस में भिड़ेंगी भिड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लेट 1 जो कि भारी है ये सबडक्ट कर जाएगी, मतलब ये नीचे मूव करेगी। और ये जो हल्की वाली है जिसकी डेंसिटी कम है ये इसके ऊपर चढ़ेगी, अपलिफ्टिंग होगी इसकी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं जो अपलिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे माउंटेन्स बनते हैं, इन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। इसके अलावा जब ये प्लेट्स एक दूसरे से भिड़ के ऊपर चढ़ती हैं तो क्या होता है कि इसकी वजह से वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इनसे रिजल्ट करती हैं जब ये हमारे दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और सिर्फ यही तरीका नहीं है कि ये आमने सामने से टकराए, कभी कभी ये एक दूसरे से दूर भी चली जाती हैं। तो ऐसे केसेस में भी एक नया लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि नीचे तो मैग्मा प्रेजेंट है। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा बीच से बाहर आता है, ऊपर जाके ये ठंडा होता है और एक नया लैंडफॉर्म बना लेता है। ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल प्रोसेस को लेकर। तो you will be amazed to know that the ground that you are standing is slowly moving। ये मैंने आपको अभी बता दिया था। तो ये जो इंटरनल प्रोसेस है इससे या तो अपलिफ्टमेंट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि ये उन प्लेट्स का होता है जिनकी डेंसिटी कम होती है, या फिर सिंकिंग होती है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाती है। अब दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब जो बाहर के तत्वों की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि दो मेन रीजंस हैं, पहला है इरोजन, दूसरा है डिपोजिशन। हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, ये एक पहाड़ है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अभी बारिश होगी तो क्या होगा, ये जो ऊपर की रॉक्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगी कांस्टेंट फोर्स की वजह से, जो कि इन बूंदों के लगातार गिरने की वजह से जो फोर्स पड़ रहा है। अब ये जो रॉक्स टूटी हैं, ये जो पानी है इसके साथ ये बह के नीचे आएंगी और एक जगह इकट्ठी होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठी हो रही और यहाँ एक लैंड फॉर्म बना लेंगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इरोजन और ये हुआ डिपोजिशन। तो कांस्टेंट वेदरिंग की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है, और कांस्टेंट डिपोजिशन की वजह से एक नया लैंडफॉर्म बनता है। तो ये कांस्टेंट इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं वो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से बनते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लीजिए इसका। ये होगा बियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जैसा मैंने आपको बताया था कि लगातार पानी या फिर ये हवा से भी होता है और आइस से भी होता है। ये तीन हमारे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से इरोजन होता है। इसे डीन्यूटेशन एजेंट्स भी कहते हैं। डीन्यूटेशन एजेंट्स, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये बहुत सारी जगहों पर होता है, ये खासकर हमारी नदियों में होता है, इसे हम आगे देखेंगे। तो उस समय मैं आपको सब कुछ सही से समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इसे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका एलिवेशन और स्लोप। एलिवेशन मतलब हाइट। पहला है माउंटेन्स,
जैसा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हिमालय है। हम सबको पता है इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस स्लोप भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ये देख लीजिए, स्लोप स्लोप मतलब होता है एक तरीके से डेविएशन फ्रॉम फ्लैटनेस। फ्लैटनेस मतलब एकदम फ्लैट होगा, सीधा होगा, और स्लोप का मतलब ये हल्का सा तिरछा हो जाएगा ग्राउंड। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा इसमें चढ़ने में दिक्कत आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप कम। सेकेंड है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज ये है, डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, ये हमारे मिडिल ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है। थर्ड है प्लेन्स। ये हमारा गैंगटिक प्लेन है, जो कि हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इनमें पाया जाता है। चलिए आइए एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है जो कि हमारे अर्थ की सरफेस से प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सबडक्ट कर जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो यहाँ से उसका अपलिफ्टमेंट होता है, और इसके साथ साथ धीरे धीरे करके ये यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हिमालय। अब इन्हें फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि हमारी अर्थ की लेयर है, जो सॉलिड लेयर है, वो कई सारी लेयर्स से बनी हुई है। इसमें बहुत अलग अलग मटेरियल हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है जब इस पर फोर्स पड़ता है, जब ये आमने सामने से टकराती हैं दो अलग अलग प्लेट, तो क्या होता है ये धीरे धीरे करके सिकुड़ती हैं। तो एक तरीके से ये मिनेंडरिंग करके ऊपर नीचे का ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जैसे जैसे दबती जाएंगी ये फोल्ड होती जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती जाएंगी, फोल्ड होती जाएंगी, और लास्ट में जो हमारा जो फाइनल में जो हमारा पहाड़ बनेगा, माउंटेन बनेगा, उसमें ये लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होंगी। तो इसीलिए हम इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटा, हमारे जो लेयर है, जो हमारी प्लेट है, उसकी फोल्डिंग की वजह से बनी है। अब माउंटेन्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो माउंटेन्स एक तो ये इनका एलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड, जो इनका समिट होता है, मतलब इनका टॉप पॉइंट होता है, ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। और जो इनका बेस होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होंगे। अपने छोटी क्लासेस में अपने सीनरीज बनाते हैं, तो उसमें हम पहाड़ों को कैसे दिखाते हैं? ऐसे उसके बेस को वाइड दिखाते हैं, उसके समिट को हम बहुत छोटा दिखाते हैं, ठीक है। माउंटेन्स आर कंसिडरेबली हाइयर देन सराउंडिंग एरियाज, मैं आपको बता चुका है। सम माउंटेन्स आर इवन हाइयर देन क्लाउड्स, जैसे हमारा हिमालय है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, ऊपर प्रेशर लॉस होता है, प्लस टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। इस टेम्परेचर के ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाले पोर्शन है यहाँ पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारे जो हिल्स होते हैं इसके ऊपर ये इकट्ठा हो जाता है, तो इनके ऊपर ग्लेशियर फॉर्म हो जाता है। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर को अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसे कहते हैं रिवर ऑफ आइस। ओके, रिवर ऑफ आइस। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये ग्लेशियर है। दूर से तो ये ऐसा दिखता है, लेकिन जब होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी और सर्दी का पैटर्न चलता है, तो जैसे हमारे हिमालयाज हैं, तो जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है दिसंबर के आसपास, तो यहाँ पे हैवीली बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर ऑफ आइस जम जाती है। लेकिन जब वही गर्मी आती है तो ये आइस धीरे धीरे करके पिघलती है, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं पिघल के नदियों को पानी देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी गंगा या यमुना हो गई, इनको इन्हीं पहाड़ों से, पहाड़ की बर्फ से पानी मिलता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। अब कुछ माउंटेन्स, ये तो वो माउंटेन्स हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ और माउंटेन्स हैं जो कि हमारे हिमालय या फिर हमारे एवरेस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, उससे भी बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या है, ये समंदर के अंदर डूबे हुए हैं, इनका मोस्ट ऑफ द पोर्शन समंदर के अंदर है, इसकी वजह से हम इनकी पूरी हाइट नहीं देख पाते। उसका एग्जाम्पल है मौना की आइलैंड, जो कि हवाई में है। जो हमारा एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची या फिर सबसे हाइटेड माउंटेन हम उसे मानते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 8,800 मीटर्स के अराउंड है। जबकि ये जो मौना किया माउंटेन है, ये 10,205 मीटर्स हाई है, जो कि हमारे एवरेस्ट से बहुत ज़्यादा हाई है। बट इसके साथ क्या है, ये मान लीजिए हमारी लैंड है, और ये हमारा सी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जो मौना किया है ये हमारे सी के नीचे से है, और इसकी हाइट ऐसे 10,000 मीटर है।
तो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन पानी के अंदर है, इसकी वजह से हम इसे देख नहीं पाते। वहीं जो हमारा एवरेस्ट है, इसकी 8000 मीटर ही हाइट है, बट वो सरफेस के ऊपर है, इसलिए हमें इसकी हाइट ज़्यादा दिखाई देती है और हम इसे देख पाते हैं। अब इसके अलावा जो लोग उन माउंटेन्स में रहते हैं, जाहिर सी बात है हाइट कम होने की वजह से एयर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एयर डेंसिटी कम हो जाती है तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऊपर से ये आप इसका स्लोप देख रहे हैं, तो इन स्लोप्स की वजह से यहाँ पे खेती करना और ये सब लाइवलीहुड के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। प्लस यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो बहुत हार्श है, इसलिए यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो बहुत कम है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। अब ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ माउंटेन्स आप देख सकते हैं। अब ये तो एक सिंगल माउंटेन हो गया। जब एक नंबर ऑफ माउंटेन्स जब ये एक लाइन में अरेंज हो तो इसे हम रेंज बोलते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेट्स के टकराने से हमारे माउंटेन्स बनते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि प्लेट बहुत पतली सी है। ये हमारी प्लेट जो होती है ये लाखों किलोमीटर चौड़ी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये अपलिफ्ट होती हैं तो एक लाइन और एक पूरी लाइन में इस प्लेट की पूरी विड्थ पे ही जो हमारे पहाड़ बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो पूरी लाइन होती है जिससे पहाड़ बने हुए हैं, इसे हम रेंज बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी रेंज हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया में हिमालयन रेंज है, ये हमारे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके पूरा उत्तराखंड, यूपी, इवन नेपाल में होते हुए ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में चल जाती है। फिर वहाँ से छोटा सा टर्न होता है जिसे हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ये एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि उसी कंटिन्यूएशन है इसलिए हम इसे पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में नीचे की तरफ आती है। इसके अलावा और भी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे अरावली हैं जो कि हमारे राजस्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। इसके अलावा सतपुड़ा रेंज है, विंध्यन रेंज है। इसके अलावा अगर इंडिया के बाहर हम देखें तो ये एटलस माउंटेन्स की रेंज है जो कि अफ्रीका में है। इसके अलावा एल्प्स रेंज है ये, जो कि हमारे यूरोप में है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन्स की रेंज है जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, और एंडीज माउंटेन ये रहे, ये हमारे साउथ अमेरिका में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। उसे तो हम हिल बोलते हैं कि एक ऐसा लैंड जो कि अपने सराउंडिंग एरिया के लैंड से थोड़ा हाई हो, उसे हम हिल बोलते हैं। अब वो हिल्स जिनकी ये एलिवेशन है, जो जिनकी ये हाइट है, अगर ये 600 मीटर से ऊपर हो जाती है, हम उन्हें माउंटेन्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपको सबके लिए, आप सबको उन माउंटेन्स का नाम बताना है जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है। एक तो आपका हो गया एवरेस्ट, इसके अलावा और भी आपको मुझे 5 नाम बताने हैं टोटल, जो कि जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इस वीडियो को आगे भी देख सकते हैं, बट होगा क्या कि आप इस चीज़ को भूल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जब तक आप कई बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे या फिर आप अपनी बुक से नहीं पढ़ेंगे। बट मान लीजिए आप एक एफर्ट करते हैं और आप इसमें 5 नाम लिखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपका 6 महीने बीत जाएगा तो आपको ये 5 नाम तो याद नहीं रहेंगे, बट स्टिल 2 से 3 नाम याद रहेंगे, जो कि बहुत ईजी है आपके लिए। अभी अगर आपके एक बार के एफर्ट के लिए जिसमें 5 मिनट लगेगा मोस्टली, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ माउंटेन्स देखेंगे। अब ब्रॉडली 3 टाइप्स के माउंटेन होते हैं। फोल्ड माउंटेन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। उसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, और तीसरे हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है ब्लॉक माउंटेन का, जैसे मैंने आपको बताया था। सॉरी, फोल्ड माउंटेन। ये देखिए फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग लेयर है हमारे अर्थ सर्फेस की, इसकी वजह से इन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ये है ब्लॉक माउंटेन्स। इन्हें ब्लॉक क्यों बोलते हैं, आप ये एक ब्लॉक टाइप का देख रहे हैं, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जो एक ब्लॉक होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, जिसकी वजह से अगल बगल वाले ब्लॉक्स लगता है कि एलिवेशन ज़्यादा है, और इन्हें हम माउंटेन्स बोल देते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे होस्ट बोलते हैं, और जो दबा हुआ पोर्शन होता है उसे ग्रेवन बोलते हैं। तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं।
थर्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के नीचे जो मैग्मा प्रेजेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जब क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा बोलते हैं। और ये जब बाहर आता है तो एक मोल्टेन फॉर्म से सॉलिडिफाई होता है बाहर ठंडा होने की वजह से, और धीरे धीरे करके एक माउंटेन बनाता है डिपॉजिट कर करके। तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अब आइए शुरू करते हैं फोल्ड माउंटेन से। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, हमारा हिमालय हो गया या फिर एल्प्स माउंटेन हो गया, ये सब फोल्ड माउंटेन है, पर ये यंग फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन भी दो टाइप के होते हैं, यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स वो होते हैं जो जल्दी ही बने हैं, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो बहुत पहले बने हैं। इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इरोजन से। इरोजन मैंने आपको बताया है, वेदरिंग ऑफ अपर पोर्शन ऑफ हमारा लिथोस्फीयर, मतलब जो हमारा सरफेस है उसके इरोजन की वजह से, उसकी ब्रेकिंग ऑफ, उसके ऊपर जो भी हमारे रॉक्स हैं या फिर जो भी हमारी सॉइल है, उसके ब्रेक होने से और उनके वॉश अवे होने से जो बनता है उसे हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो आइए मैं आगे आपको बताऊंगा कि ओल्ड और यंग में क्या अंतर है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हिमालय जो है, हिमालयन माउंटेन, ये हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है क्योंकि नया है। अब नया होने का क्या मतलब है? अगर आप इसकी पीक देखें, इसकी हाइट देखें, हाइट बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, आप इसके टॉप को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक पॉइंटेड टॉप मिलेगा, ठीक है। जबकि जब आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पे देखेंगे तो आपको हल्की कर्वेचर मिलेगा, प्लस इसकी हाइट भी कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका इरोजन हो चुका है। इससे क्या होता है, इसकी हाइट कम हो गई है, प्लस जो इसका एंड है, जो इसका समिट है, वो अब उतना छोटा नहीं रहा, अब ये धीरे धीरे करके ब्रॉड होता जाएगा। तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं जो कि वेदर हो चुके हैं, इन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स तो हैं बस बहुत पुराने हो गए, जिसकी वजह से इनका इरोजन हो गया है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अरावली। अरावली में एक्चुअली में हमारा जो अरावली है, जो कि राजस्थान से स्टार्ट होके ख़त्म होता है, इस माउंटेन रेंज का एंड है हमारे राष्ट्रपति भवन पे, जो कि दिल्ली में है। तो सोच लीजिए कितना लंबा है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है हमारे पूरे वर्ल्ड का। बट चूँकि ये इतना पुराना है कि इतने टाइम में इसकी वेदरिंग हो गई है और इसकी हाइट बहुत ही कम हो गई है। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है हमारी अरावली रेंजेस। आप देख सकते हैं कि इसमें इनका स्लोप ज़्यादा नहीं बचा है, ये काफ़ी इनकी वेदरिंग हो चुके हैं, इनमें जेंटल स्लोप है, और टॉप भी इनका बहुत कर्व्ड हो चुका है वेदरिंग की वजह से। इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल हैं वो अपैलाचियन माउंटेन्स हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और यूरल माउंटेन्स हैं जो कि रशिया में है। ये हमारा एग्जांपल है अपैलाचियन माउंटेन का। आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी इसमें और हमारे अरावली में, क्योंकि ये दोनों ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब एक लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड उसका ब्रेक डाउन होता है और वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है नीचे। अब ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए ये प्लेट है हमारी, अब क्या हुआ, किसी वजह से इस प्लेट में क्रैक आ गया। तो क्या होता है कि अब ये 3 प्लेट्स में टूट गई है, और मान लो बीच वाली ये जो प्लेट है ये किसी वजह से थोड़ी धंस जाती है, तो अब आपको क्या मिलेगा, एक प्लेट ये रही आपकी, एक प्लेट ये रही, और जो बीच वाली प्लेट है वो थोड़ी सी धंस गई है। तो अब इससे क्या होगा, आप तो नीचे वाला पोर्शन देख नहीं रहे हो, आप तो यहाँ पे हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये वाला पोर्शन नीचे है, हम माउंटेन में खड़े हैं क्योंकि हमारा एलिवेशन ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये जो बनता है इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जब भी कोई ब्लॉक माउंटेन बनेगा तो यहाँ यहाँ पे 2 माउंटेन होंगे और एक वैली बनेगी, जो कि जो बीच वाला पोर्शन है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे ये वैली बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप एग्जांपल देखोगे तो आपको 2 मिलेंगे। जो इंडिया का है वो सतपुरा एंड विंध्यन रेंज है, ये इधर सतपुरा हो गई, इधर विंध्यन रेंज हो गई, और बीच से तापी नदी, नर्मदा नदी बहती है, जो बीच की वैली है। इसके अलावा यूरोप में राइन वैली और वोर्जेस माउंटेन्स हैं, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। मैंने आपको बताया था कि जो मैग्मा होता है जब वो बाहर आता है और धीरे धीरे करके ये सॉलिडिफाई होता रहता है, तो क्या होगा, ये बाहर आएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में तो बह जाएगा, और ये ठंडा होने की वजह से यहाँ सॉलिडिफाई हुआ होता रहेगा, होते 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 ये एक माउंटेन बना लेगा।
तो क्या होगा कि इन माउंटेन्स को हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। अब वोल्केनिक माउंटेन्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं डॉर्मेंट, तीसरे होते हैं डेड। एक्टिव होते हैं जिनमें वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, जैसे हमारा बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार में इंडिया का, वो एक एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा डॉर्मेंट वो होते हैं जो कि होते तो एक्टिव हैं, बट जो ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वो उसमें बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ है, तो उन्हें हम डॉर्मेंट कहते हैं, मतलब सोया हुआ, कभी भी जाग सकता है उसको के टाइम में। तीसरा है डेड, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ऐसे माउंटेन्स को डेड माउंटेन्स कहते हैं। अब ये जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं इसके एग्जांपल हैं माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, या फिर माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, कुछ हवाई में है। अब माउंटेन्स हमारे लिए इतनी यूज़फुल क्यों है? तो पहला, माउंटेन्स हमारा स्टोर हाउस है वाटर का। मैंने आपको बताया था कि कुछ माउंटेन्स है जैसे हमारा हिमालय, इसकी हाइट बहुत ऊंची है। इसकी वजह से क्या है, ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से ऊपर आइस जम जाती है, जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर जब ये पिघलते हैं तो ये नदियों में पानी देते हैं, इनकी वजह से नदियाँ बनती हैं, तो हमारे लिए ये स्टोर हाउस है वाटर के लिए। ठीक है। सेकंड, हम इन पे ये जो नदियाँ बनी हैं इस पे हम रिजर्वायर्स बना के वाटर को हार्नेस करते हैं, जिससे हम इरिगेशन कैनाल्स और बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। इसकी वजह से हमें बिजली मिलती है और खेतों की सिंचाई करने के लिए इजी पड़ता है। जहाँ पे पानी सही से नहीं मिलता या जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ पे हम कैनाल के थ्रू पानी पहुँचाते हैं, ताकि एग्रीकल्चर सही से हो, एग्रीकल्चर को हेल्प मिल सके। अगला, रिवर वैलीज जो हैं और जो रिवर ट्रेसेस हैं, ये जो टेरेसेस होते हैं ये एक्चुअली में उन जगहों पे यूज़फुल होते हैं जैसे माउंटेन हो गए। और वहाँ पे कोई फ्लैट एरिया तो है नहीं खेती करने के लिए, तो क्या होता है हम माउंटेन्स को ऐसे काटते हैं कि छोटे छोटे स्टेप बन जाए और इन पे हम खेती करते हैं इन स्टेप्स को, तो इसे टेरेसेस बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे नदी बह रही है तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, क्रॉप की कल्टीवेशन अच्छी होती है, तो इसका यूज़ है। अब जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही रिच होते हैं फ्लोरा और फौना में। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे जंगल मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, मतलब वो बहुत अच्छा फ्लोरा में होगा। इसके अलावा बहुत सारे आपको जानवर भी मिल जाएंगे अलग अलग, जो कि कई इसमें से इंडेंजर्ड स्पीसीज भी होंगी, तो फौना भी हमारा वहाँ बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होता है ये हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करता है वुड की फॉर्म में। फॉरेस्ट मतलब खाने के लिए या रहने के लिए जगह, शेल्टर, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मेडिसिनल भी यूज़ में आते हैं। इसके अलावा रीजन्स, गम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है। अब खाने पीने और रहने के अलावा ये टूरिस्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिखाया था कितना अच्छा व्यू है अपलाशिन माउंटेन का या फिर हमारे अलावा अरावली माउंटेन का, तो ये बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास लोगों को एक रोजगार या जॉब मिलता है। सीनिक ब्यूटी की वजह से ये जाने जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये, खासकर कुछ टाइम ऑफ ईयर्स में। अब इनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से या फिर बहुत डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का भी नया जन्म हुआ, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया या फिर हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गई, स्कीइंग हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आसपास के लोगों के लिए, यहाँ से एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट है प्लेट्यू। प्लेट्यू ये हमारा एक एलिवेटेड लैंड होता है, बट माउंटेन और प्लेट्यू में ये अंतर होता है कि जो प्लेट्यू होते हैं ये फ्लैट लैंड होते हैं, जो ना माउंटेन्स की समिट होती है जो कि बहुत छोटी होती है। जो प्लेट्यूज होते हैं ये एकदम फ्लैट सरफेस होता है, बट ये हाइटेड होते हैं। नॉर्मल जो हमारा आसपास के सराउंडिंग है उससे हाइटेड होते हैं, इसकी वजह से इनको प्लेट्यू बोलते हैं। अब प्लेट्यू की एक से ज़्यादा स्टीप साइड्स हो सकती हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखिए माउंटेन है तो ये लगभग आप इसको एक मान सकते हैं कि ये एक सर्कमफ्रेंस में होगा, चारों तरफ से इसके स्टीप होगा। पर जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू तो एक लैंड होता है ऊपर की तरफ से, तो क्या होता है कभी कभी तो ये आगे से ऐसे किसी पहाड़ से जुड़ा होगा या फिर इसकी स्लोप ऐसी होगी जो कि ढलान के साथ होगी और इसके साथ ही नीचे प्लेन्स में चली जाएगी। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो मान लो पूरी तरीके से उठे हैं, जिनकी दोनों साइड ढलान है या चारों साइड ढलान है, तो इनकी एक से ज़्यादा साइड्स हो सकती है जिसमें बहुत स्टीप स्लोप हो सकता है। इन प्लेट्यूज की हाइट वैरी करती है, कुछ 100 मीटर्स से थाउजेंड ऑफ मीटर्स से। फॉर एग्जांपल जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो काफ़ी हाइटेड। इसके अलावा जो तिब्बत प्लेट्यू है ये हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड,
अब दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है, मतलब 4 से 6 किलोमीटर ऊंचा है सी लेवल से। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स ओल्ड और यंग होते हैं, वैसे ही प्लेट्यूज भी यंग प्लेट्यू एंड ओल्ड प्लेट्यू होते हैं, सेम डिफरेंस के साथ कि जो ओल्ड प्लेट्यू है उनकी वेदरिंग हो चुकी है, उनका इरोजन हो चुका है, इसकी वजह से उनकी हाइट कम हो गई है। अब इन दो, जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू हो गया, या छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है इंडिया में, इसके अलावा तिब्बत प्लेट्यू है तिब्बत में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या में, तंजानिया प्लेट्यू है युगांडा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न प्लेट्यू है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब प्लेट्यूज क्यों यूज़फुल हैं? प्लेट्यूज इसलिए यूज़फुल हैं क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में। यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट बहुत मिलता है, इसकी वजह से आपको जितने भी प्लेट्यूज हैं वहाँ पे माइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन प्लेट्यू है ये फेमस होता है गोल्ड एंड डायमंड के लिए, ज़्यादातर डायमंड माइनिंग अफ्रीका में होती है। इंडिया में बहुत बड़ा रिजर्वायर है आयरन, कोल और मैंगनीज का, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में इनकी माइनिंग होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये जितने भी प्लेट्यू होते हैं ये मिनरल डिपॉजिट इनमें बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर माइंस बनती है। सिंपल सा ये कंक्लूजन है। इसके अलावा ये, जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर ही फ्लैट होते हैं और ये एक स्लोप होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी नदियाँ इनके ऊपर से बह रही होती हैं, जब ये इन स्लोप से नीचे आती हैं तो ये वाटरफॉल बनाती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल है हुंद्रू फॉल, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, रांची में। इसके अलावा सुबर्णिका, ये सुबर्णिका रिवर पे है। इसके अलावा जॉग फॉल है जो कि कर्नाटका में है, ये भी बहुत सुंदर फॉल है। जो प्लेट्यूज लावा से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। जैसा मैंने आपको बताया था, पहाड़ जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि आपकी प्लेट्स हैं, ये मूव कर गई, नीचे का मैग्मा है वो ऊपर आया, ठंडा हुआ, एक लेयर बनी, फिर बीच से और ठंडा हुआ, ये लेयर बाय लेयर बनता गया और आपका एक माउंटेन बन गया। ये तब होता है जब मैग्मा की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए मैग्मा की डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, ये ऊपर आते ही फैल जाएगा, और इसके फैलने से जो एक लैंडफॉर्म बनेगा, जब अगर ये दूर तक फैल रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। और ऐसे प्लेट्यू को बोलते हैं हम लावा प्लेट्यू, क्योंकि जब मैग्मा ऊपर आके ठंडा होता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। अब ये जो लावा प्लेट्यू होता है, ये आयरन इसमें बहुत होता है, आयरन, सिलिकॉन और भी मिनरल्स का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये ब्लैक सॉइल जिससे बनता है, और ये ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, इसलिए कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लेट्यू हैं ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं, और इसलिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन रहते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स हमारा थर्ड लैंडफॉर्म है और लास्ट लैंडफॉर्म है। प्लेन्स आपका एक बहुत ही लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड होता है, ये फ्लैट होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 200 मीटर से ऊपर नहीं होती है जनरली। फ्लैट जो प्लेन है, यहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लैंडफॉर्म है वो फ्लैट होने की वजह से हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, रेलवेज के लिए ट्रैक्स बना सकते हैं, तो मूवमेंट ईजी हो जाता है। अगला ये कि जितनी भी रिवर्स हैं जो हमारे पहाड़ से, जैसे माउंटेन्स हो गए, जैसे हिमालय हो गए, जिससे गंगा निकल रही है, यमुना निकल रही है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो दूसरे पहाड़ों से निकल रही हैं, जब वो बहते हुए नीचे आती हैं प्लेन्स में और जाती हैं ओशंस में मिल जाती हैं, तो क्या होता है, जब ये ऊपर से आती हैं, जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने साथ जो अपने आसपास की मिट्टी है उसको उसको ये इरोड कर करके नीचे लाती हैं, और नीचे लाके जो प्लेन्स हैं, जब ये प्लेन्स पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे ये इसको डिपॉजिट करती हैं। तो ये जो डिपॉजिट्स लाती हैं इसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और इससे जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है उसे हम एलुवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। जो सॉइल होती है इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जो कि इस इरोडेड जो भी आपके रॉक्स हैं इसकी वजह से जो नीचे बनती है। और ये जो लैंड होती है ये बहुत ही फर्टाइल होती है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग भी यहाँ पे रहते हैं, इसकी वजह से जितने भी प्लेन्स हैं ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट along their course and in their valleys.
It is from these deposits that these plains are formed and they are very fertile. अब ये फ्लैट लैंड होने की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी होता है, जो मैंने आपको बताया था, और यही रीजन है जिसकी वजह से ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक का मतलब गंगा का, गैंगेटिक का मतलब तो गंगा का प्लेन हो गया, इंडो मतलब इंडस जो नदी से बना हुआ प्लेन है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाता है वो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चाइना का यांगत्से रिवर जो प्लेन बनाती है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। In India, Indo-Gangetic Plain are the most densely populated regions of the country. Why? Because यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो एलुवियल सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होने की वजह से कल्टीवेशन में जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट आसानी से बच जाता है। अगला टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। जैसा कि मैं अभी तक की हमने वीडियो में देखा कि जो ह्यूमंस हैं वो कैसे कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स में कैसे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग माउंटेन्स पर रह रहे हैं उनके लिए जीना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो वो लोग अलग तरीके से वहाँ रहते हैं। वहीं पे जो प्लेन्स हैं यहाँ पे एकदम फ्लैट एरिया होने की वजह से कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आसान होती है ज़िंदगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट प्लेन्स में है। लेकिन क्या हुआ है कि हम लोगों ने इस चीज़ की कदर नहीं की है। अब उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने पेड़ों को काट दिया, जितने जंगल थे उनको काट दिया, तो उससे हुआ क्या, हमने तो अपने आराम के लिए काटा कि हमने पेड़ों को काट दिया, वहाँ पे हम हाउसेस बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करेंगे, या फिर हम एग्रीकल्चर ही करेंगे। एग्रीकल्चर करना तब भी ठीक है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी बनाना, स्पोर्ट्स क्लब्स बनाना, स्टेडियम बनाना, ये सब हम काम करते हैं। तो उससे होता क्या है, हम उस समय तो कर देते हैं बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये करते क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, जो इनकी रूट्स होती हैं, ये न सिर्फ इनको खाना पीना पहुंचाती हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स देती हैं, इसके अलावा ये जो सॉइल है आसपास, जो हमारा लैंड है, इसको होल्ड करके भी रखती है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि ये जो हमारा लैंड है, नीचे तो लिथोस्फीयर है जो एकदम सॉलिड है, उसके नीचे एक एस्थेनोस्फीयर आता है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो हमारी लेयर है जिसमें हम रहते हैं, इसे हम सॉइल बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है जो नीचे वाली हमारी रॉक है उसका, क्योंकि इसका भी इरोजन हुआ है। अगर आप इसे सिंगल रॉक मान लो तो इसके इरोजन की वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, इसको हम सॉइल बोलते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, ये इन सॉइल्स को होल्ड करती हैं। अब जब पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो क्या होगा, ये जड़ें ना होने की वजह से अब इन्हें कोई होल्ड नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर बारिश हुई और ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था एजेंट ऑफ डिन्यूटेशन में 3 होते हैं, पहला एयर, सेकंड वाटर, तीसरा आइस। तो या तो बहुत तेज हवा चली या फिर बहुत ज़्यादा पानी बरसा तो क्या होगा, ये सॉइल मूव करेगी तो लैंड स्लाइड्स होंगे, उससे डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होगी, बहुत लोग मरेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम एक तरीके से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों के अंदर, ताकि हम ऐसे इंसिडेंसेस को रोक सकें। ठीक है, इसका आपको एग्जांपल देखना है तो आप बाहर निकल जाइए और अपने आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने जो लैंड हैं, ये जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे लैंड हो गया, चाहे वाटर हो गया, चाहे एयर हो गया, इन सबको हम बहुत ही ख़राब तरीके से वेस्टफुल मैनर में हम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम कहीं ना तो कहीं एक डिज़ास्टर के लिए एक रेसिपी बना रहे होते हैं। जैसे पेड़ों को काट के हम सॉइल को लूज़ कर रहे हैं, या तो पानी में कचरा फेंक के पानी को ख़राब कर रहे हैं, जो कि वापस घूम के हमारी ही ड्रिंकिंग में आएगा, हमारे नहीं आएगा, किसी और के आएगा, बट वो आएगा ज़रूर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बीमारियाँ फैलेंगी। तो फिर से वही, टोटल मिला के अगर हम इन्वायरमेंट को सही से हैंडल नहीं करेंगे तो लॉस हमारा ही है, हमारा लॉस नहीं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन का लॉस है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के प्लान्स बनाएं, ताकि हम एक अच्छा बेटर अर्थ को बना सकें अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया है इसी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जिसे हमें सबको पता है, ये बचपन से हमें पढ़ा जा रहा है, बट हमें ये नहीं पता है दैट
फॉर हेल्दी बॉडी अ क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट आर प्री रिक्विजिट। मतलब कि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी बॉडी में रहता है, बट एक हेल्दी बॉडी आपकी कैसे बनेगी? ये तब बनेगी जब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। फॉर एग्जांपल जो हम पानी पी रहे हैं या जो हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं या जो हमारा सराउंडिंग है वो हाइजीनिक होगा, तभी हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, ताकि हम ये अवेयरनेस सभी के अंदर डाल सकें, ताकि हम जो हमारा क्लीन एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है उसे हम पूरा कर सकें। तो हमारी थ्योरी अब ख़त्म होती है। हाँ, हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरी इस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं या फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। आई एम ओपन टू सजेशन एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू अगर आप मुझे सजेशन देते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/tuitionhours में आके भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या अगर आपको आंसर्स की सीट चाहिए तो भी मैं इसे अपलोड करूँगा कुछ दिनों में। इसके अलावा अगर आपको दूसरे बुक्स या फिर जनरल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नोट्स चाहिए होंगे तो वो मैं उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।